सुप्रभात। +2 कक्षा का पोल साइंस का जो हमारा चैप्टर चला हुआ था, जिसका शीर्षक था राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ, यानी 1947 से पहले हम सब का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य था कि देश को स्वतंत्र कराया जाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियां खड़ी होगी, और 3 चुनौतियों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उससे आगे हम देखेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। संविधान में तय किया गया कि विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली। इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर में भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने में काबिल हों। शुरुआत में 3 अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र हुआ, उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसा सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इन से पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्हें आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इसमें हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत में एक राष्ट्र के रूप में अपनों को किस तरह से एक साझे इतिहास और साझी नीति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौती करेंगे। यहाँ पर कुछ एक अखबारों की कटिंग दी गई है। उस दौरान क्या है दिखाया गया है कि यहाँ पर दिखाई गई पिक्चर, जिसने पाकिस्तान की मांग की मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों समुदायों में इन जटिलताओं को दूर करने की भावना में काम करना चाहिए। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों समुदाय तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी आदि में बटे हैं, तो हिंदू, ब्राह्मण, वैश्य, खत्री, बंगाली, मद्रासी समुदाय में। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए, किसी पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, जाति, विश्वास, राज्य में कुछ लेना देना नहीं। ये बातें कहने मात्र से हुई। आज भी हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर जातीय हिंसा होती है। धर्म के नाम पर कितना बड़ा विवाद खड़ा होता है देश में। जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा भी ऐसी ही थी। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे, वहाँ गैर मुस्लिमों का अपमान और भय चाहे जितनी भी घूंट पीने पड़े, हमें अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकारों के अधिकार देने होंगे, उनकी रचना करनी होगी। अगर हम ऐसे लोगों में कामयाब नहीं होंगे तो एक नासूर बन जाएगा और पूरी राज व्यवस्था के जहर फैलाएगा, शायद उसको तबाह कर देगा। अब आती है सबसे बड़ी त्रासदी, जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। यानी आज़ादी की उमंग तो थी हमारे अंदर, लेकिन विभाजन की जो त्रासदी देखने को मिली, उसको भी हम याद रखते हैं और एक हादसे के रूप में देखते हैं। विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास, इसके बारे में जितना भी लिखा जाए, जितना भी ये बुरा सपना था, उसको हम भूल नहीं सकते। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं
बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कोई बदलाव आए और कांग्रेस को मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया कैसी हुई? फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के दो देशों के बीच बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, यह फैसला करना, अमल में लाना और भी किसी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यता के विभाजन के आधार पर बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, इसके विभाजन में भूभाग में होने वाले शेष हिस्से भारत कहलाएगी। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती थी, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। दो ऐसे इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका इसका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका न था कि जो दोनों इलाकों को छोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ पाकिस्तान के दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, तो ऐसा भी नहीं था। इसके रूप में द्विराष्ट्र सिद्धांत को एक मद्दम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई। पश्चिम सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और विकट थी। ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर पर प्रशासनिक इलाकों को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को पता नहीं था कि पाकिस्तान में हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, यानी उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान झेला। इसी समस्या से जुड़ी चौथी विभाजन की सबसे अभूतपूर्व कठिनाई अल्पसंख्यकों की सीमा थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, यानी मुस्लिम इलाके अब पाकिस्तान में थे। लाखों की संख्या में हिंदू सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब, बंगाल और भारतीय भूभाग भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह के शासन में थे। पुरखे सदियों के आबाद रहे ज़मीन विदेशी बन गए थे। जैसा कि इस बात से साफ हुआ कि देश का बंटवारा होने में वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के हमले होने लगे और इस बात का अनुमान नहीं लगा सका कि समस्या विकट रूप धारण कर लेगी। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी। जल्दी इसको काबू कर लिया जाए, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई और दोनों तरफ अल्पसंख्यकों का एकमात्र रास्ता यही बचा था कि अपने अपने घरों को छोड़ दें, और कई बार उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये था कि आज़ादी के साथ एक दुर्दशा भारत की दो टुकड़ों में बटा, और उसके बाद जो तस्वीरें हमारे सामने आई और रूह को कँपाने वाली थी। इसके जो हम प्रश्न बनेंगे, जो आपने होमवर्क करना है, वो इस प्रकार से रहेगा कि राष्ट्र निर्माण के बारे में हमारे सामने समस्याएं थी, वो इस प्रकार से थी कि यहाँ पर कुछ एक तो क्या है, क्वेश्चन MCQ हैं, और यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा वो ये था कि सबसे पहला प्रश्न है, भारत विभाजन के में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शनल है। उचित है, भारत के कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा, मान लीजिए इस राज्य की सीमाएं दिखाई गई हो, और यहाँ से आपके लिए जो
पर्सन हैं वो इस प्रकार से रहेंगे और जिनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बंटवारे की जो त्रासदी हमारे सामने थी उस पर सुंदर नोट तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।